तो देखिए, इसके बाद जो चैप्टर 5 में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ठीक है, यानी अपन ने चैप्टर 5 में बहुत सारी चीजें पढ़ी है लास्ट क्लास में भी। और ये जो चैप्टर है वो, आप ये मान के चलिए कि इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोर कर सकते हो। इसमें आप गलत आंसर दोगे तो ये एक्सेप्टेबल, आप खुद पे जस्टिफाई मत करना कि आपने इस चैप्टर से गलत किया कुछ, या ये चैप्टर में आपने मिस्टेक किया। न्यूमेरिकल एक्सेप्ट कर सकता हूं कि हाँ गलत हो सकता है। केस स्टडी ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं। लेकिन ये जो थ्योरेटिकल है, जो थोड़ा सा आपको डिटेल अगर आप स्टडी करें तो कभी गलत नहीं हो सकते ये क्वेश्चन। तो जो ट्रेंड है उनकी बात हो रही है, सेक्युलर, सिक्लिकल एंड सीजनल। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सेक्युलर या सिक्लिकल या सीजनल, तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं इकोनॉमिक में। ठीक है। और सेक्युलर ट्रेंड रिफर टू लॉन्ग टर्म चेंज। सेक्युलर का क्या मतलब है? लंबे समय के बाद कुछ चेंज होता है इकोनॉमी या इंडस्ट्री में, डिस्प्लेस हो जाता है गुड्स और सर्विस। ठीक है। जैसा बीइंग कंज्यूम और मैनर इन विच दे आर प्रोड्यूस। ठीक है। सिक्लिकल क्या होता है? टेम्पररी ट्रेंड, जो आपके गुड्स एंड सर्विस खरीदने की जो है कैपेसिटी, या टेम्पररी डाउन ट्रेंड में। ठीक है। रिवर्स भी होता है, रिटर्न भी होता है, रिवर्स भी होता है, दोनों होता है। सीजनल मीन्स, बोलते हैं ना सीजन, अभी क्या कोई फ्रूट्स का चल रहा है, या दिवाली में स्वीट्स का चल रहा है, और होली में होली के कलर का चल रहा है, उस टाइप का एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सीजनल उस टाइप का है। तो सेक्युलर क्या होता है? देखो, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑफिस स्पेस। सेक्युलर ट्रेंड का क्या है कि इंक्रीज डिजिटलाइज, डिजिटल होने लगे हैं ऑफिस। पेपर और इंक की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। ठीक है। इवन के सिग्नेचर भी डिजिटल हो चुके हैं। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या कर रही है? स्पेंड कर रही है डिजिटल प्रोडक्ट में। ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? सेक्युलर ट्रेंड आर ऑफन ड्रिवन बाय डिसप्शन कॉज्ड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी, कल्चर, डेमोग्राफी, कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है। और ये जो चीज है, ये आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि चैप्टर 6.5 यानी चैप्टर 6 के में अपन और डिटेल में इसे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बस समझ जाओ कि सेक्युलर क्या है, सिक्लिकल क्या होता है, यहां से भी आते हैं। ठीक है। तो इसमें तीन टाइप के साइकिल्स होते हैं, इकोनॉमिक, कमोडिटी और इन्वेंट्रीज। ठीक है। इकोनॉमी क्या होता है कि इकोनॉमी क्या होती है? कभी एक्सपेंशन में होती है, बहुत अच्छा कर रही है, कभी रिसेशन। आपने, अगर आपने जब से मार्केट को जानते हो तो केवल आपने एक्सपेंशन नहीं सुना होगा, रिसेशन भी बीच बीच में सुना होगा ये वर्ड। तो फोर फेसेस होते हैं इकोनॉमी की लाइफ साइकिल में। पहला होता है एक्सपेंशन यानी बूम। ठीक है। कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट लोअर, कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है कस्टमर का हाई, हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, हायर प्रोडक्शन, हायर एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्ट भी हाई बन रहा है, प्रोडक्शन भी हाई है, एम्प्लॉयमेंट भी हाई है। ठीक है। कंजप्शन हाई है। ठीक है। इकोनॉमी बूम कर रही है, इंक्रीज कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस। ठीक है। कैपेसिटी, बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। आपने सुना होगा कि बिजनेस कब एक्सपेंड करती है, अपना बिजनेस बढ़ाते कब है? जब अच्छा कर रहा है। ठीक है। कंज्यूमर प्लान टू एक्वायर लॉन्ग टर्म असेट्स। ठीक है। बिजनेस कंज्यूमर्स दोनों लोन लेते हैं। ठीक है। दोनों लोन भी लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता है। ठीक है। ओवरऑल इंक्रीज इन बोरोइंग, और कई बार इसी के कारण क्या होता है? हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हायर कंजप्शन से इन्फ्लेशन भी हाई होता है जब भी इकोनॉमी पीक पे पहुंचती है। ठीक है। कई बार मैन्युफैक्चर इन्वेस्ट इन कैपेसिटी एक्सपेंशन, ठीक है, वो भी हॉल्ट हो जाता है इस चक्कर में। ठीक है। तो ये बूम एक्सपेंशन हुआ, स्लो डाउन। देखो, ये सभी चीजें पूछी जाती है। अगर आपको लगता है कि आप नोट्स पढ़ के आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत कुछ मार्केट के बारे में जानते हैं, तो ट्रस्ट मी, आपको तो यानी कि एनआईएसएम का एग्जाम आपको देना ही देना चाहिए। ठीक है। यानी कि आप तो देंगे ही, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि हमको सब पता है, तो वहां पे आप 60 ले आओ, यानी कि आपको पता है सब।
60 भी ले आए, पास भी हो गए, तो मीन्स आप मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन नहीं ला पाए, इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट ले रहे हो। सेकंड होता है स्लो डाउन। इकोनॉमी जब पीक पे होती है, प्राइस हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट, तो क्या होता है, कंजप्शन को डिस्करेज किया जाता है। डिस्करेज यानी कि इकोनॉमी पीक पे है, प्राइस बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो कौन कंज्यूम करेगा? वो क्या करते हैं, अपन चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सेव करें। तो इन्फ्लेशन को सेंट्रल बैंक क्या करती है, कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज को टाइट करती है, जिससे स्लो डाउन हो जाता है ग्रोथ में, ठीक है। और इवन दो द कंजप्शन इज ऑन द राइज, रेट ऑफ इंक्रीज इज लोअर, सेवरल मैन्युफैक्चर हु इन्वेस्ट इन कैपेसिटी एक्सपेंशन, उनको लगता है कि कैपेसिटी डाउन होने वाली है, तो वो क्या करते हैं, हॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। कब हॉल्ट करते हैं, जब उनको ये ऐसा लगता है कि स्लो डाउन आने वाला है या आ सकता है। तो कभी भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये सब वर्ड्स को बहुत सिंसियरली लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिसेशन। रिसेशन आपने वर्ड बहुत सुना होगा, जहां पे यूटिलाइजेशन रेट लो होता है, मैन्युफैक्चर कट डाउन देयर फर्दर एक्सपेंशन, मीन्स जो मैन्युफैक्चर या बिजनेस है वो अपने जो एक्सपेंशन करने वाले हैं बिजनेस को, उसको कट डाउन कर देते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। ले ऑफ, ये वर्ड आपने सुना होगा, अभी लास्ट 1 साल से ले ऑफ एक वर्ड चल रहा है, ठीक है। ले ऑफ मीन्स ज्यादा से ज्यादा स्टाफ को वो निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, इनकम लेवल डिक्रीज होता है, ठीक है, और डिक्रीज इन कंजप्शन, और डिक्रीज कंजप्शन कॉस्ट लॉसेस और मोर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी डिक्लाइन होता है। तो ये देखिए, हमेशा एक एक दो क्वेश्चन आते हैं कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस डिक्लाइन कब होता है, तो रिसेशन में, ठीक है। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करते हैं, बोरोइंग नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अपन स्टार्ट सेविंग, तो उससे क्या होता है, रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा एकदम से नहीं होता है। जैसे कंज्यूमर सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, और उसके बाद जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगती है, तब मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में डिसीजन लिया जाता है कि इंटरेस्ट रेट कम करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ लिखा हुआ है तो हो गया। जितने भी डिसीजन है सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट मिलके लेती है, ठीक है। रिकवरी में क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट अगर लो होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको लूज करती है, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ाती है। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा पैसे मार्केट में इजी अवेलेबल होते हैं, डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है। कंज्यूमर फिर से स्टार्ट कर देते हैं बाइंग गुड्स एंड सर्विस, जिसके कारण रिजल्ट क्या होता है, इकोनॉमी एक्टिविटी पिकअप होती है, ठीक है। फिर से एक्सपेंशनरी फेस आता है। तो 4 फेस मैंने आपको डिटेल में समझाया है। इसको हल्के में, कोई भी चैप्टर को हल्के में मत लेना बॉस, ठीक है, ये सब चीजें डिटेल में पढ़नी है। फिर होता है कमोडिटी साइकिल। कमोडिटीज के प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं साइकिल में, ठीक है। और कमोडिटी साइकिल भी ड्रिवन बाय इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमी अगर एक्सपेंशनरी फेज में है तो कमोडिटीज के प्राइस ज्यादा होंगे, अप होते हैं ना। और जब रिसेशन में कमोडिटीज के प्राइस भी सस्ते मिलते हैं, ठीक है। कमोडिटी साइकिल आल्सो ऑकर इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक, यानी जरूरी नहीं है ये, जैसा मैं बता रहा हूं, कई ठो कमोडिटीज जो होती है ना, वो इकोनॉमिक साइकिल के से जस्ट इंडिपेंडेंट, आजाद होती है, ठीक है। तो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज जब होता है तो सप्लायर जो होते हैं कमोडिटीज के, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हैं, कि उनको जो हायर प्राइस है, इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ हायर प्राइस, एज मैनी सप्लायर इंक्रीज कैपेसिटी, द प्राइस ऑफ कमोडिटी में कम डाउन। एज प्राइस फॉल, तो प्राइस फॉल होने से क्या होता है, आपने कैपेसिटी इंक्रीज कर दी खुद, और सप्लायर में छोटे सप्लायर नहीं, बहुत बड़े सप्लायर्स, तो प्राइस फॉल होने लगता है। तो सप्लायर हु हैव हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या करते हैं, जो कैपेसिटी को एक्सपेंड करने वाले होते हैं उसको वो अबेंड कर देते हैं, ठीक।
जितने शॉर्टेस्ट फॉर्म में यहाँ पे समझाया है उससे ज्यादा तो कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री साइकिल। इन्वेंट्री साइकिल आर शॉर्ट टर्म साइकिल। क्या होता है कि आपके पास एज अ कस्टमर या एज अ प्रोड्यूसर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हैं, जो फाइनल गुड है आपके पास बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है। तो कस्टमर के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास कोई सामान है, तो आप दोबारा तो खरीदोगे नहीं जब तक वो यूज नहीं हो जाता। उसके कारण क्या होता है कि सप्लायर या प्रोड्यूसर के पास ज्यादा से ज्यादा वो सब सामान पड़े रहता है। उसके कारण क्या होता है, प्राइस फॉल होता है, ठीक है। ड्यूरिंग अ डाउन टर्न, कॉशियस कस्टमर में सिग्निफिकेंट रिड्यूस देयर प्रोक्योरमेंट। डाउन टर्म में क्या होता है कि लोग कई चीजों को, जैसे एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव घड़ी, एक्सपेंसिव फोर व्हीलर्स, ठीक है, तो वो सब लोग खरीदना बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि कंपनी तो सोच रही कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो अचानक से उनके पास बहुत सारी इन्वेंट्रीज बढ़ जाती है। देखो, अप्रैल 2020 का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि क्रूड ऑयल फ्यूचर, उसका प्राइस क्रैश हो गया था। ट्रेड कितने में हो रहा था, USD 20 पर बैरल, ठीक है। कुछ समय के लिए वो निगेटिव में भी चला गया था। उसका रीजन क्या है कि क्रूड्स को स्टोर करके रखना ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। और इन्वेंट्री उसकी इंप्रूव हो गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे से जब इकोनॉमी ठीक होने लगी तो उसके बाद वो USD 40 पर बैरल भी जून 2020 में पहुंच गया था। ये क्रूड ऑयल की बात हो रही है जब कोविड था, ठीक है। नेक्स्ट होता है सीजनल ट्रेंड। आप इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो क्वार्टर टू ओवर क्वार्टर और सोविंग एंड हार्वेस्ट साइकिल के ऊपर डिपेंड है। और इसको आप हाईली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि खेती कब होती है और फसल की कटाई कब होती है, एकदम सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। एनालिस्ट फैक्टर सीजनल व्हेन दे स्टडी ट्रेंड, ठीक है। और इकोनॉमिक्स यूज सीजनली एडजस्टेड ग्रोथ रेट दैट फैक्टर द सीजनल फ्लक्चुएशन। आपको अगर इकोनॉमिक एनालिसिस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नमेंट की वेबसाइट, सेबी, RBI, MOF और पब्लिश्ड इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है डिटेल में। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आया, तो इस पॉइंट को भी अपने को गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। क्या हुआ, ओके, सॉरी। तो चैप्टर 6 है इंडस्ट्री एनालिसिस। देखो यहाँ पे आपको चैप्टर 6 में भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, लगभग है ही नहीं। यहाँ पे इंडस्ट्री एनालिसिस पढ़नी है कि रोल ऑफ इंडस्ट्री को आप एनालिसिस करके फंडामेंटल एनालिसिस में क्या हेल्प मिलेगी, इंडस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जाता है, इंडस्ट्री के साइक्लिसिटी, मार्केट साइज एंड ट्रेडिंग एनालिसिस क्या होता है, सेक्युलर ट्रेंड क्या है, वैल्यू। बाकी ये जो पोर्टर 5 मॉडल, पेस्टल, BCG और SCP, KPI, ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एग्जाम में इसको छोड़ के गए तो आप जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तो इंपॉर्टेंट बता दिया आपको कि इस चैप्टर से कुछ आए या ना आए, चैप्टर 6 से ये तो जरूर पूछा जाता है पोर्टर क्या है, पेस्टल एनालिसिस से, BCG और SCP और KPI, ठीक है। तो रोल क्या है, पहली चीज ये समझो कि इंडस्ट्री एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस रोल क्या है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप किसी इकोनॉमिक एनालिसिस को एनालिसिस कर रहे हो तो अपने को क्या पता चला, बिजनेस क्या है, वेदर बिजनेस इन जनरल लाइकली टू ग्रो, या तो ग्रो करेगी या डिक्लाइन करेगी। लेकिन इंडस्ट्री एनालिसिस में आपको क्या पता चलता है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ईच इंडस्ट्री वुड बी इम्पैक्टेड अंडर द करंट इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक की कंडीशन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री कैसा करने वाली, उसमें कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। इंडस्ट्री एनालिसिस, एनालिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस प्लेयर इन मार्केट इंडस्ट्रीज likely to react or how may affect the prospect of industries, ठीक है। तो पहले बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसको समझिए
कि इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या क्या क्वेश्चन है उसके अप्लाई, व्हाट इज द इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है, एंड इन विच द कंपनी ऑपरेट, ठीक है, और हाउ मच डज इट गेट इम्पैक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सिक्लिकल ट्रेंड। इंडस्ट्री ने परफॉर्म कैसा पास्ट में किया है, और पास्ट में उन्होंने परफॉर्म किया तो की ड्राइवर्स क्या थे उसके, व्हाट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन इन इंडस्ट्री, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस सेक्युलर ट्रेंड दैट अफेक्ट द इंडस्ट्री। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट है। और हेड वाइंड और टेल वाइंड क्या है, रेगुलेटरीज। तो ये अगर आप 7 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाओगे ना, तो ये सोचो कि ये 7 क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे ही आ सकते हैं, यानी कि इसी से कोरिलेट। तो पहला चीज है कि इंडस्ट्री को डिफाइन करना। सिस्टम इन इंडिया, एनआईसी इंडिया में। यूएस में क्या यूज किया जाता है, ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, जीआईसीएस, या नॉट में नॉट नेसेसरी कैप्चर द सब्सटेंस ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री में देखो जैसे एनआईसी है, एनआईसी के अकॉर्डिंग उसने लेकिन अर्ली कार मैन्युफैक्चर इंक्लूड एवरी कार में एंट्री लेवल कार भी आ गया और हाई लग्जरी एंड कार भी आ गया सेम इंडस्ट्री में। तो आप एक लॉजिक लगाओ कि एंट्री लेवल कार कौन खरीदता है और लग्जरी कार कौन खरीदता है, ठीक है। एनालिस्ट में व्यू देम एज डिफरेंट इंडस्ट्री, लेकिन एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप क्या सोचते हो, लग्जरी कार कब खरीदोगे, जब बहुत पैसे हैं। पैसे कब होंगी, जब इकोनॉमी अच्छा करेगी, ठीक है। तो ये लैक ऑफ कुछ चैलेंज है एनआईसी में, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखो, पीवीआर का यहाँ पे दिया है, जैसा एग्जांपल दिया है इसी को समझना। बाहर से एग्जांपल मैं बताऊंगा तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन पीवीआर से ही क्वेश्चन आ सकता है। पीवीआर सिनेमा जो है, मूवी अपन देखने जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, सैटेलाइट चैनल्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार से उनका कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। सिनेमा इंडस्ट्री का कंपटीशन किससे है, लाइव थिएटर, लाइव परफॉर्मेंस और स्पोर्टिंग लीग, ठीक है। एनालिस्ट अप्लाई नैरो इंडस्ट्री डेफिनेशंस। तो आपने उसे पीवीआर, एज अ पीवीआर आपने पार्ट ऑफ सिनेमा एग्जीबिटर उसको क्लासिफाइड कर दिया, लेकिन आप इट क्रिएट अ रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अदर कॉम्पिटिटर, ठीक है। इफ वन वेयर टू गिव ब्रॉडर डेफिनेशन, चैलेंज चैलेंज क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हो सकता है, ठीक है। कंपनी एज अ पार्ट ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है, क्योंकि इट शुड बी क्लासिफाइड एज अ आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आप घर से जाते हो सिनेमा हॉल, ठीक है, लेकिन एनालिस्ट इसको क्लासिफाइड ऐसा भी कर सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ मच ब्रॉडर मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि आप पीवीआर को किस में रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है कैमरा मैन्युफैक्चरिंग का। ये क्वेश्चन पीवीआर और कैमरा ये आते ही आते कई बार पूछा जाता है। अनदर एग्जांपल है, पहले क्या होता था, कैमरा स्टैंड अलोन प्रोडक्ट था, आपको मोबाइल फोटो खींचना है तो कैमरा, ठीक है। अब मोबाइल फोन आ गया जिसमें बिल्ट इन कैमरा है, और ज्यादा अच्छा है एंट्री लेवल कैमरे से। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एंट्री लेवल कैमरे खत्म हो गए मार्केट से, या उनकी जो सेल्स है वो खत्म हो गई। हायर टेक्नोलॉजी आने लगी मोबाइल फोन में, इवन की मिड टीयर कैमरे भी खत्म हो गए, ठीक है। अगर आप कैमरे को केवल स्टैंड अलोन इंडस्ट्री में डिफाइन करो, और आप कैमरे को का कंपटीशन मोबाइल फोन से नहीं कर रहे हो, तो ये
आप गलत एनालिसिस कर रहे हो ना। एज अ एनालिस्ट आपको इनका जो मोबाइल फोन से कंपटीशन है उसको भी एक फैक्टर करना है। ठीक है। तो एनालिस्ट जो होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट, वो केयरफुली कंसीडर करते हैं वेरियस फैक्टर जो बिजनेस को ड्राइव करें, और शुड क्लासिफाइड इट एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। जैसे एनालिस्ट का क्या बिलीव है कि पीवीआर का बिजनेस इज ड्रिवन बाय पीपल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड टाइम आउट ऑफ देयर होम। ठीक है। एक क्लासिफिकेशन इट में बी अप्रोप्रिएट, बट it is a part of out of home industries. On other hand, it business is largely driven by people propensity to consume movie content। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन इंटरटेनमेंट मीडिया के भी पार्ट होंगे। आउट ऑफ होम इंडस्ट्री में इंटरटेनमेंट तो ठीक है, लेकिन ये ऑल्सो पार्ट होंगे इंटरटेनमेंट मीडिया के भी। ठीक है। तो ये चीजें अपने को समझना है, लॉजिक लगाओ। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, रीजनिंग। सोचो, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। लेकिन नेक्स्ट जो है वो जीआईसीएस। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा था, मैं जब एग्जाम दिया था तो जीआईसीएस आया था। तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि जीआईसीएस वाइडली यूज्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर। ऑन अदर हैंड इज अ 4 tiered हिरार्कियल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, जिसमें 4 भाग में बटे हुए हैं। 4 tiers। सेक्टर होता है पहला, फिर इंडस्ट्री ग्रुप होता है, फिर इंडस्ट्री होती है और सब इंडस्ट्री होती है। तो सेक्टर 11 है, इंडस्ट्री ग्रुप 25 है, 74 इंडस्ट्रीज के टाइप हैं, और 163 सब इंडस्ट्रीज के टाइप है। ठीक है। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन जीआईसीएस। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जो अपन ने जस्ट यहाँ पे देखा था, ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। और इंडिया में जो चलता है वो क्या चलता है, एनआईसी, नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन। कई बार फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिया है कि जीआईसीएस के तहत एक क्या लिखा है, एनर्जी सेक्टर की एक कंपनी है, उसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है। जनरली ये नहीं पूछा जाता, लेकिन अब जो नेक्स्ट है वो पूछा जाएगा। ये एग्जाम्पल छोड़ दो आप। ठीक है। इसको बस देख लो कि कैसे क्लासिफाइड किया है, सेक्टर, इंडस्ट्री ग्रुप, इंडस्ट्री एंड सब इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि सेक्टर 11 है, 11 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, 25 इंडस्ट्री ग्रुप होता है, 75 इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है वो अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री सिक्लिसिटी। ठीक है। इकोनॉमिक साइकिल अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। लास्ट क्लास में आपने देख लिया, समझ लिया कि इकोनॉमिक्स कैसे इफेक्ट करती है। दे अफेक्ट सम बिजनेस मोर, कुछ को ज्यादा इफेक्ट करती है, कुछ को कम करती है। बेस्ड ऑन सिक्लिकल नेचर, इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफिकेशन इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब ये नहीं कि वो डिफेंस इंडस्ट्रीज है, वो तोप, गोले, बंदूक और वो फाइटर जेट ये सब बना रही है। ऐसे प्रोडक्ट्स, देस आर द इंडस्ट्री जो क्रिएट करती प्रोडक्ट और सर्विस दैट हैव लो इनकम इलास्टिसिटी। अगर आपकी इनकम फॉल या राइज हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके डिमांड में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिनिमम इम्पैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो जाए, हाँ पैसे ज्यादा होंगे तो हो सकता है कि आप थोड़े कॉस्टली प्रोडक्ट लो, लेकिन यूज तो कितना करते हो ये समझो कि रोड सेक्युलर ट्रेंड है। तो फूड्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर। ठीक है। हो सकता है कि आपके पास पैसे ज्यादा हो तो बाहर इलाज कराओगे आप, और नहीं है तो देश में, लेकिन इसकी डिमांड तो कम नहीं होने वाली। एग्रीकल्चर है, फूड्स है, ये इसके टाइप है। सेमी सिक्लिकल्स में क्या आते हैं, इसमें ग्रोथ दिखती है एक्सपेंशनरी फेज में, और डिक्लाइन दिखता है ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज। ग्रोथ दिखेगी एक्सपेंशन में, और डिक्लाइन दिखेगा रिसेशन में। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो इंडस्ट्री होती है वो इस कैटेगरी में आती है, सेमी सिक्लिकल में। ठीक है। बेस लेवल के प्रोडक्ट्स तो आप लोगे ही लोगे। ठीक है। ठीक ठाक सेल रहती है, जरूरी नहीं है कि डूबी जाए। लेकिन डीप सिक्लिकल जो होते हैं, इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो बहुत अच्छा होगी, खराब करेगी तो बहुत ज्यादा खराब होती है इंडस्ट्री। उसमें सबसे ज्यादा है कैपिटल गुड्स और स्टील। ठीक है।
जितना खराब होगा इकोनॉमिक ट्रेंड, उतनी खराब ये इंडस्ट्री होगी। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है डीप सिक्लिकल इंडस्ट्री। कमोडिटी साइकिल में अपन ने देखा है कि कमोडिटीज के प्राइस ऊपर होते हैं जब इकोनॉमी अच्छा कर रही है, और कमोडिटीज के प्राइस डिक्लाइन होते हैं। तो कमोडिटीज में आयरन भी है, कैपिटल गुड्स के सभी चीजें आती है। ठीक है। फिर होता है मार्केट साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस। आपको पता करना है कि कौन सा मार्केट की साइज पता करनी है, और ट्रेंड एनालिसिस। साइज पता करना इतना आसान काम नहीं है। इंडस्ट्री दैट आर अंडर पेनिट्रेटेड हैव हायर ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है। और देयर आर मोर हेडरूम फॉर ग्रोथ। ठीक है। इंडस्ट्री जो मैच्योर है, न्यू ग्रोथ एवेन्यू डिक्लाइन है, ओवरऑल ग्रोथ रेट है। ठीक है। जब भी अपन स्टडी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल साइज क्या है मार्केट का, और करंट साइज क्या है। अपन बोलते हैं ना, एआई में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। कैसे बोलते हो जब आपको पता ही नहीं है पोटेंशियल साइज क्या है, करंट मार्केट साइज क्या है आपको नहीं पता है। बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं ना इसकी ग्रोथ ज्यादा है, कभी पूछना उनसे कि भाई इसकी पोटेंशियल साइज तो बताओ, करंट मार्केट साइज क्या है, कितना जाएगा ऊपर। ठीक है। तो करंट मार्केट साइज को पता करना थोड़ा डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी होते हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं, जिसका इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं है। ठीक है। बहुत सारे एजम्पशन आपको लगाने पड़ते हैं पोटेंशियल साइज ऑफ मार्केट को जानने के लिए। ठीक है। कई बार ये गलत भी हो सकता है। अगर आपको स्टडी द पास्ट ट्रेंड कैन सप्लीमेंट अवर एनालिसिस, हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग ग्रोथ। ठीक है। सच स्टडी ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है। तो दो टाइप से आप कर सकते हो, मार्केट साइजिंग दो टाइप से कर सकते हो क्या होता है। ठीक है। तो टॉप डाउन में अपन पहले पता करते हैं, साइज ऑफ मार्केट को पता करते हैं। स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से टू इंडस्ट्री लेवल। बॉटम अप में पहले अपन इंडिविजुअल कंपनी में मैक्रो को पहले देखते हैं, इंडस्ट्री को बाद में। ठीक है। यानी कि मैक्रो को पहले, हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है। और बॉटम अप में इंडिविजुअल कंपनीज को पहले देखते हैं। ठीक है। तो वी वेयर क्वांटिफाई द टोटल इंडस्ट्री साइज और पर्टिकुलर थेरेपी। मान लीजिए ये एग्जांपल पूछा जाता है ना, इसको कई बार पूछ सकता है, और पूछा भी गया है कि किसी, एक एग्जांपल है कि अपने को पता करना है कि टोटल इंडस्ट्री साइज एक पर्टिकुलर थेरेपी है। ठीक है। जो टॉप डाउन अप्रोच से कैसे देखोगे थेरेपी कितने लोगों लेंगे, कि हाउ मेनी पेशेंट अंडरवेंट द थेरेपी, कितने लोगों ने थेरेपी ली, और एक्स एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हुआ पर थेरेपी, और कितने लोगों ने प्रोडक्ट लिया। ठीक है। और टेक द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि कितने लोगों ने लिया और कितना एक्सपेंडिचर था। ठीक है। बॉटम अप में क्या करते हैं अपन, कि पूरे हॉस्पिटल की रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू ऑफ ऑल हॉस्पिटल जो प्रोवाइड करती है थेरेपी, और कितना खर्चा किया ऑफ देयर रेवेन्यू ऑन पर्टिकुलर थेरेपी। ठीक है। तो ये बॉटम अप हो गया। तो इससे अपन मार्केट साइज भी निकालते हैं। ठीक है। ऐसा मत सोचें, जितना एग्जांपल दिए इसी को समझने की कोशिश करना। अगर आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो कम से कम 200 250 पेज या और ज्यादा डिटेल पढ़नी पड़ सकती है, और वो अच्छी चीज भी है, आपको पढ़ना चाहिए अगर इंटरेस्ट हो तो। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने इस बुक वर्कबुक के माध्यम से जितना दिया है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट होता है सेक्युलर ट्रेंड, जो अपन ने जस्ट बात की थी लास्ट क्लास में। 6.5 आपको ट्रेंड क्या होता है, या वैल्यू माइग्रेशन एंड बिजनेस लाइफ साइकिल। ठीक है। सेक्युलर ट्रेंड होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड,
जो डिस्प्लेसमेंट इन प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, तो पहला होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। न्यू टेक्नोलॉजी आने से कॉज डिसरप्शन इन मैनी वे। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आने से, न्यू मेथडोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ गुड। एंड इन लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सेकंड, डिजिटल कैमरे के आने से फिल्म रोल खत्म हो गया, और मोबाइल कैमरे के आने से डिजिटल तो कैन कॉज इन चेंज ऑफ गुड एंड सर्विस बीइंग कंज्यूम। पहले आप वन प्लस का मोबाइल रखते थे, आपकी इनकम बहुत बढ़ गई तो आप गूगल का पिक्सल भी रख रहे हो, और आईफोन भी रख रहे हो, सैमसंग का S24 भी रख रहे हो। डेमोग्राफिक चेंज, ये भी क्वेश्चन आया था बॉस। ठीक है, डेमोग्राफिक चेंज से क्वेश्चन आया था, द कंपटीशन ऑफ कंट्री पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ एज जेंडर एथनिसिटी। ठीक है, जैसे दिस कॉज चेंज इन कंजप्शन पैटर्न विद इन द कंट्री। जैसे ये एग्जांपल आया था कि एजिंग पॉपुलेशन इन जापान, ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन होने से पर कैपिटा बियर की कंजप्शन डिक्रीज हो गई। ये क्वेश्चन था, ये आया था। ये डेमोग्राफिक चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, चेंज इन कल्चर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कल्चर कांस्टेंट चेंज, सर्जेंसी ऑन सोशल रिस्पॉन्स टू अ पेंडेमिक। जैसे दिस चेंज कैन कॉज अ चेंज इन कंजप्शन पैटर्न ऑफ गुड एंड सर्विस। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से एशियन सोसाइटी में वेस्टर्न क्लॉथिंग की डिमांड बढ़ गई। ये चेंज इन कल्चर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, लेकिन ये याद रखना कि चेंज इन कल्चर और टेस्ट और प्रेफरेंस से किसको फायदा हुआ, यानी कि इसका एग्जांपल है कि इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन एशियन सोसाइटीज, ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए तो लोग क्या हुए, वेस्टर्न क्लॉथ की डिमांड बढ़ गई। चेंज इन रेगुलेशन गवर्नमेंट पॉलिसी, सेक्युलर ट्रेंड इमर्ज। जब भी न्यू सेक्युलर ट्रेंड आता है तो क्या होता है, इट कॉस्ट वैल्यू माइग्रेशन। पॉइंट और समझ लीजिए बस। ठीक है, इसके बाद अपन स्टॉप कर लेंगे। वैल्यू माइग्रेशन हैपेंस व्हेन फिनोमेन क्रिएट अ लॉन्ग टर्म एडवांटेज फॉर वन और मोर एंटाइटीज एट द कॉस्ट ऑफ अदर। ठीक है, किसी एक के गेन होने से दूसरे का लॉस, एक बढ़िया गेन कर